हेलो माय नेम इज शितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जिम जैस्मुच 5 गोल्डन रूल्स फॉर फिल्म मेकिंग। जिम जैस्मुच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स और इनकी फिल्में भी मैंने कॉलेज में देखी थी। आजकल मुझे अपने कॉलेज के दिन बहुत याद आ रहे हैं जहाँ पे मैं फिल्में इतनी देखता था और आज मैं वो टाइम है जब मैं फिल्में नहीं देख पाता हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता कि कौन सी फिल्म का कौन डायरेक्टर है, कौन एडिटर है, कौन सिनेमाटोग्राफर है। उस टाइम पर मतलब कॉलेज टाइम में जब मैं फिल्म मेकिंग में नहीं था तब मुझे याद रहता था। और इनकी एक फिल्म थी कॉफ़ी एंड सिगरेट जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी एक एम्फी गौरी। और वो जो आइडिया था कि मतलब एक प्रॉप से आप पूरी फिल्म जोड़ोगे। कॉफ़ी एंड सिगरेट से इन्होंने अपने सारी जो शॉर्ट स्टोरी थी उसमें कॉफ़ी एंड सिगरेट थी, तो मेरे को आइडिया था कि मेरी सारी फिल्में एक किताब से जुड़ेंगी जिसका नाम था एम्फी गौरी, जो कि मैंने लिखी थी। तो फिल्म का प्रमोशन भी हो जाएगा और किताब का प्रमोशन हो जाएगा, दोनों एक साथ बिक जाएंगे और मैं करोड़पति हो जाऊंगा, जो कि नहीं हो पाया। वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी 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 सैड। एनीवेज, जिम जैस्मुच बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। स्ट्रेंजर देन पैराडाइज भी शायद इन्होंने बनाई है और अब ऐसे मुझे याद नहीं है, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। सो मैं ऐसे ही रैंडमली अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बिली विल्डर के रूल्स पे, तो उसी के नीचे एक जगह पे इनके रूल्स भी आए जो कि मैंने पढ़े थे बहुत पहले। एंड आई यूज टू लव दोज थिंग्स बट आई नेवर शेयर्ड दोज थिंग्स इन माई व्लॉग। तो मुझे लगा कि यार ये रूल्स शेयर करने चाहिए क्योंकि ये रूल्स मोटिवेटिंग है। बार बार मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलता रहता हूँ, थोड़ा इनकी ज़िंदगी के बारे में बोलें कि इन्होंने जो बताई हैं चीज़ें वो थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं। फिल्म मेकिंग में मैं बोलता हूँ कि ठीक है प्रैग्मेटिक होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं एक फीलिंग है, एक लव है, मतलब एक आप नहीं डिनाई कर सकते उसको। मैं कितना प्रैक्टिकल तुम लोगों को होने के लिए बोलूँ या मैं कितना बताऊँ कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा चीज़ें होती हैं, बट you want to be in that world, in that utopian world where people just love cinema, just absorbed in that world where they just talk about films, they talk about the senior filmmakers, other films and all these things. But नहीं मिलता वो एनवायरनमेंट, और मिलता भी है तो बहुत ही फेक टाइप का होता है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है कि अच्छा तूने ये देखा, तूने ये देखा, तूने ये देखा। इट्स नॉट एक्चुअली अ डिस्कशन, इज बेसिकली अ कॉम्पिटिशन ऑफ किसने क्या देखा। सो एनीवेज, तो रूल नंबर 1, लंबे लंबे रूल्स हैं भाई साहब ने, बड़े बड़े रूल्स बोले हैं। तो किसी इंटरव्यू में इन्होंने बोले थे जिसको इन्होंने किसी ने एक वेबसाइट में डाल दिया था, तो मैंने वेबसाइट से उठा के यहाँ पे चेप दिया और अब आपके सामने रीड करने जा रहा हूँ। इनको रीड करना ज़रूरी है, तो लिसन वेरी केयरफुली टू देम। अपना भले ही आँख बंद कर लो, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी इतना खूबसूरत हूँ नहीं। आप आँख बंद करो, आई एम गोइंग टू रीड देम, लिसन टू इट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू लिसन टू देम। सो रूल नंबर 1 इज़ देयर आर नो रूल्स। Ironic, isn't it? So rule number 1 is there are no rules. There are as many ways to make film as there are potential filmmakers. It is an open forum. Anyway, I would personally never presume to tell anyone else what to do or how to do anything. To me, that's like telling someone else what their religious belief should be. Fuck that. That's against my personal philosophy. More of a code than a set of rules. Therefore, disregard the rules you are presently reading and instead consider them to be merely notes to myself. One should make one's own notes because there is no one way to do anything. If anyone tells you there is only one way, their way, get as far away from them as possible, both physically and philosophically. ये रूल एक्चुअली मैं भी भूल गया था, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। मैं खुद आपके साथ पहली बार पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि क्या है कि मैं भी कहीं ना कहीं, मैं मानता हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं बंद गया हूँ। मुझे भी वही 3-4 रास्ते दिखते हैं। मुझे लगता है कि अगर मुझे फिल्म बनानी है तो फिल्म के लिए पहली बार तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, और अगर पैसा ले भी आया और बना दी तो अगेन वही प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हो, फिल्म का करूँगा क्या, मान लो नहीं चलिए तो फिर एक इतनी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। पर क्या मेहनत है वो, मतलब वो ऐसी चीज़ है जो मतलब एफर्ट है मेरे लिए। तो शायद कहीं ना कहीं वो जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, जिसको बढ़ाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कि फिल्म बनानी है क्योंकि मुझे फिल्म बनाने का शौक है, फिल्म बनानी है क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू डू एंड दिस इज़ ट्रू। देयर आर नो रूल्स एंड देयर आर पीपल हु केम एंड ब्रोक द रूल्स ऑफ सिनेमा एंड दोज वर द पीपल हु आर रिमेंबर्ड नाउ। सो एक्चुअली ओपन फोरम है और हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम एक फिल्म देखते हैं, फिर हमको लगता है हमें ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, फिर हम दूसरी फिल्म देखते हैं, हमें ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, फिर हमें पता चलता है उस फिल्म में कलर करेक्शन बहुत अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, अरे वो हमें कहाँ से मिलेगा। सो देयर आर नो रूल्स, यू कैन क्रिएट योर ओन रूल्स, यू कैन मेक योर ओन फिल्म। मे बी इट्स अ शिटी फिल्म बट दैट्स completely fine. That's completely fine. Or maybe it will turn out to be a great film. You cannot decide that. That's the worst part. It's not worst. It's actually the best part of it. You cannot decide whether your film is good or bad. You can never decide that. आप अपनी फिल्म बनाते हो, आपको बेकार लगती है, आप उसे इंटरनेट पर डाल लेते हो, पिक्चर आपकी हिट हो जाती है। ऐसा मैंने सोचा था मेरी फिल्म के बारे में, पर मेरी फिल्म इतनी हिट हुई नहीं यूट्यूब पे। बट आगे की जो मेरी फिल्में हैं वो, क्योंकि वो मेरे लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे, अब आगे की जो मेरी फिल्में हैं वो आज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हिट होंगी। और ये रूल पढ़ के साथ रात को 12-1 बजे मैं मोटिवेट हो गया हूँ। सो आप तो मोटिवेट होंगे ही। सो रिमेंबर दिस रूल, देयर इज़ नो रूल। वॉट एवर फिल्म यू वांट टू मेक इट, हाउ एवर यू वांट टू मेक इट, वॉट एवर बजट यू वांट टू मेक इट। आपको लगता है कि पिक्चरें करोड़ों में बनती हैं, आप 20,000 रुपये बनाओ, 20,000 रुपये में 1.5 घंटे का कॉन्टेंट बनाओ। आई से मेक इट, लेट दैट बी अ फिल्म फॉर यू।
रूल नंबर 2, डोंट लेट द फकस गेट या। बहुत गाली बकता है भाई साहब ये आदमी। दे कैन आइदर हेल्प यू और नॉट हेल्प यू, बट दे कांट स्टॉप यू। पीपल हु फाइनेंस फिल्म, डिस्ट्रीब्यूट फिल्म, प्रमोट फिल्म, एग्जिबिट फिल्म एंड नॉट फिल्म मेकर्स। ओ हो, जो भी मैं बात बोल रहा था वही बोल दी भाई साहब ने। हम लोग बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो एक्चुअली फिल्म मेकिंग में है ही नहीं, जो फिल्म मेकिंग करते ही नहीं है, जो बेसिकली प्रोडक्ट को बेचते हैं। सो आप फिल्म मेकर हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ गुड सिनेमा, नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे कैन नॉट जज अ फिल्म बाय वॉचिंग इट। ऐसी कितनी सारी फिल्में हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, एग्जीबिशन लेवल पे लोगों ने देखी और लोगों ने बोला पिक्चर फ्लॉप हो गया। अभी शाहरुख खान का ही कोई इंटरव्यू था कपिल शर्मा में, जिसमें वो बता रहा था कि DDLJ को जब लोगों ने देखा तो बहुत सारे लोगों से कंधे पे हाथ रख के कहा कि भाई तेरी फिल्म नहीं चलेगी, तो अब ना एक्शन फिल्म में कर, और ये बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, ऐसा वैसा करके। और फिल्म DDLJ, आप पता है आपको, हिस्ट्री बना दी उस पिक्चर ने। हम आपके कौन के लिए भी ऐसा बोला गया था, इस पिक्चर में इतने गाने हैं, कोई स्टोरी है नहीं कोई खास, ये पिक्चर तो चलेगी नहीं, पर वो पिक्चर ने जो कलेक्शन किया है मतलब वो तो दुनिया के सामने है। सो दिस, कुछ तो ऐसी कहानियाँ बना भी दी जाती हैं कि इतना साल लोगों ने बोल दिया देखो ऐसा हो गया, क्योंकि वो लोगों को अच्छा लगता है ना कहानी की, अप एंड डाउन वाली कहानी, कि इतना बेइज्जती हुई उसके बाद एकदम से पिक्चर नहीं ऐसा कुछ कर दिया। आप देखो तो ऐसा सिर्फ सक्सेसफुल फिल्मों के साथ होता है, फ्लॉप पिक्चर के साथ नहीं होता है कि पिक्चर खराब थी और बाद में खराब रही, वो कोई स्टोरी नहीं बनती। पिक्चर खराब बोली लोगों ने, वो अच्छी हो गई, वो स्टोरी बनती है। सो एक अलग मैंने ज्ञान दे दिया आपको स्टोरी राइटिंग के ऊपर। एनीवेज, so that's true basically. No one can judge your film, no one knows whether your film is good or bad, no one knows beforehand before you make it. आपकी स्क्रीन पे लेवल पे आप कहानी सुनाते हो तब भी कोई जज नहीं कर सकता। और मैं बताता हूँ पर्सनली, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता था जब लोग मुझे ना, मैं कभी किसी को कहानी सुना रहा हूँ, किसी को स्क्रीन पे दिया, वो साला बेइज्जती करना शुरू कर दे, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे। ये बेसिक नेचर है ह्यूमंस का, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब आप मुझे भी स्क्रिप्ट भेजोगे ना तो मैं पहले क्रिटिसाइज ही करूँगा, वो है, वो सच्चाई है ह्यूमन नेचर की। हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें लगता है कि तारीफ़ करने से हमारी इज्जत कम होती है और तारीफ़ करने में कोई इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप बेइज्जती करते हो सामने वाले की। उसमें क्या होता है कि सामने वाला बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, और मैं भी हुआ था डिमोटिवेट, बहुत ज़्यादा कई बार हुआ था। अब मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे पता नहीं कि वो कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मैंने लिखा है वो अच्छा लिखा है, तो मैं लड़ जाता हूँ आजकल। मतलब अभी तो ऐसा सिनेरियो कि मुझे पता है कि वो चीज़ गलत नहीं है, गलत होती मुझे पता चल जाता है और मैं वहाँ पे सॉरी भी बोल देता हूँ। मैं ऐसा राइटर हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ। मतलब अगर मुझे लगता है कि चीज़ सही है तो फिर मैं उसको चेंज कर देता हूँ, फिर मेहनत करने को तैयार हूँ। पर अगर मुझे पता है कि जो चीज़ मैंने लिखी है उसके पीछे लॉजिक है और वो वर्क करेगी, तो फिर मैं उसके लड़ने के लिए भी तैयार रहता हूँ। पहले ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये करते करते पढ़ते पढ़ते चीज़ें करते करते मेरे को आया है। समय के साथ सबको आता है ये सारी चीज़ें। सो कहने का मतलब ये है, no one can judge and decide what your film is going to be and how good your film is. Only the audience can decide, and audience has no face. They're not interested in letting filmmakers define and dictate the way they do their business. True. So filmmakers should have no interest in allowing them to dictate that film, the way a film is made. Carrying a gun if necessary. Also avoid sycophants at all costs. There are always people around who only want to be involved in filmmaking to get rich, get famous or get laid. Generally they know as much about filmmaking as George W. Bush knows about hand-to-head combat. That's true. मुंबई में जितने लोग आते हैं वो या तो अमीर बनने के लिए आते हैं, या फेमस होने के लिए आते हैं, या फिर सोने के लिए आते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपको भी उस रैट रेस का हिस्सा बनना पड़ता है। आपको भी अमीर बनने के बारे में सोचना पड़ता है। जो कुछ सच्चाइयाँ मैंने अपने वीडियोज़ में बताई हैं आपको, आप अमीर हो तो आपको प्रिविलेज मिलेगा, वो सच्चाइयाँ अपनी जगह सही हैं। उसको इससे कैलकुलेट मत करना और नीचे आगे बकवास मत करना कमेंट सेक्शन में कि आप तो पहले कुछ और बोल रहे थे और आज आप कुछ और बोल रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच हो गए तो आपको चीज़ें मिलेंगी, पर वो मैंने चीज़ें तब बोली थी और उन लोगों के लिए बोली थी जो मुंबई में ग्लैमर के लिए आते हैं, फेमस होने के लिए आते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आते हैं, और जो सुपरस्टार बनने के लिए आते हैं उसका रास्ता एकदम अलग है। पर ये जो रास्ता बता रहा है ये बहुत ही आइडियल, मॉरलिस्टिक, एथिकल वे है। इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, 90% चांसेस है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कुछ भी बनना शुरू कर दोगे। बट द थिंग इज़, the most important part of doing anything is why you are doing it. That is the most important thing, कि आप करना क्यों चाहते हो। अगर आपके पास ये अल्टीरियर मोटिव है कि मुझे फेमस होना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, तो जाहिर सी बात है आप एक रिस्क ले रहे हो, तो आप वो रिस्क की पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे। पर आप सिर्फ इसलिए बना रहे हो फिल्म कि आप फिल्म बनाना चाहते हो, that in itself is a huge goal, but that does not comes with the rewards. You might not get any reward in the future, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं और कुछ नहीं हुआ उनके साथ। सो आपका गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये बातें जो जिम जासमुच कर रहा है ये सही भी हैं और सुनने में भी अच्छी लगती हैं, पर बहुत हद तक प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि अगर आप ऐसा करते हो जैसा इसने बोला है, मतलब बड़ा आयरोनिकल सिचुएशन, अगर आप ऐसा करते हो जैसा इसने बोला है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे बाय द लॉ ऑफ एक्शन, क्योंकि आपने एक्शन लिया। क्या होता है कि जो मैंने बातें बताई हैं वो भी सही हैं, ठीक है, पर आपका जो माइंडसेट है अगर उस बातों को आपके कॉन्शियस माइंड में रखेगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग फिल्म मेकिंग से ज़्यादा पैसे पे फोकस करेगा,
ठीक है, पैसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए और फ्रंट माइंड में होना चाहिए कि मुझे सिर्फ फिल्म बनानी है क्योंकि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। वो आपका एक हिडन थॉट होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे फेमस होना है, मुझे सारी चीज़ें करनी है। सबकॉन्शियस लेवल पे उसको चलाते रहो, बट कॉन्शियस थॉट में उसको लेके मत आओ। कॉन्शियस थॉट में यही सोचो कि अब ये थोड़ा मुझे पता है कॉम्प्लेक्स होता है कि यार मैं कहाँ से कॉम्प्लेक्स थॉट में जाऊँ, वो दरवाजा चाबी लगी है वहाँ पे कि मैं दरवाजा खोलूँ, वहाँ पे ये वाला थॉट डाल दूँ, वो दूसरा दरवाजा खोलूँ, वहाँ पे वाला थॉट डाल दूँ। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है। सो द थिंग इज़, इसको सिंपल कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। सिंपल फंडा ये है कि बेसिकली इफ़ यू टेक एक्शन, नो मैटर व्हाट द थ्योरीज, no matter what the philosophies, no matter what the principles are, it doesn't matter. The guy who takes action, the guy who moves ahead out of his room and makes a film, he is the one who is going to be the winner. You getting my point? That's the thing, nothing else. Rule number 3, the production is there to serve the film, which is true. Production has no creative input. The film is not there to serve the production, जो कि होता है। अभी क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेट होगा, वहाँ पे क्या चेंज होगा, जबकि डायरेक्टर ही सोल ओनर होना चाहिए फिल्म की क्रिएटिविटी का, वो ही डिसाइड करेगा क्या होना चाहिए। पर आजकल प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं, प्रोडक्शन वाले सारा सामान लेके नहीं आते हैं, पहले फिल्म में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लास्ट मोमेंट ज्वाइन करते हैं, फिर पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता पैसा बचाने की कोशिश फिल्म में क्यों की जाती है। जो चीज़ ज़रूरत है वो होनी चाहिए। एक्चुअली बेसिकली प्रोडक्शन वालों को भी फिल्मों को इंटरेस्ट तो होता नहीं है। मैं मोस्टली आप प्रोडक्शन वाले जो मुंबई में देखोगे उन्हें फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जाहिर सी बात है भाई, उनका तो नाम भी इतना कोई बड़ा नहीं आने वाला, कोई उन्हें जानने वाला नहीं है। उनका तो ये है भाई मेरा खर्चा चलता रहे, मुंबई में मकान बन जाए। क्यों इंटरेस्ट आएगा? फिल्म तो आपकी ना, फिल्म डायरेक्टर की होती है, नाम उसका होता है, एक्टर को नाम होता है, इन बड़े बड़े लोगों का नाम होता है, बाकी किसी का नाम तो होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है उससे। और प्रोडक्शन वालों को काम तो मिलता रहता है, ऐसा नहीं कि 4 फिल्में कर लेंगे तो उनको और काम मिल जाएगा। वो प्रोडक्शन का काम करते हैं तो काम आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दे आर नॉट देयर टू सर्व द फिल्म। द थिंग इज दे ट्राई टू सेव द मनी एट द प्लेस दे शुडंट सेव। वो प्रॉप नहीं मंगाएंगे, वो लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, पर वो अपना जेब भरते रहेंगे। तो वो जो पैसा वेस्ट होता है फिल्मों में, क्योंकि सब फिल्म के लिए जान लगाने को तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फिल्में इंडिया में बहुत ख़राब होती हैं। क्योंकि इंडिया में ऑफकोर्स पैसे का प्रॉब्लम है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो सेट पे जितनी धांधली होती है, इतने प्रोड्यूसर्स को मैंने उल्लू बनते देखा है, लाखों करोड़ों रुपए गंवाते देखा है, और पिक्चरें बन के तैयार नहीं होती। कोई ना कोई उनको आके उल्लू बनाया था, उनके सारे पैसे चले जाते हैं। और धीमे धीमे जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो वो इन हाउस लोगों को रखते हैं, इनको सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी देते हैं, और वो सब चीज़ों का हिसाब रखते हैं, वो सब चीज़ें पता होती हैं, तो वो नहीं कर पाते। जो नए नए प्रोड्यूसर आते हैं उनका बहुत बुरा कटता है मुंबई में। Unfortunately, in the world of filmmaking, this is almost universally backwards. The film is not being made to serve the budget, the schedule, or the resumes of those involved. Filmmakers who don't understand this should be hung from their ankles and asked why the sky appears to be upside down. फ़नी चीज़ है, सही बोला इन्होंने कि प्रोडक्शन को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पर प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। और क्योंकि जो आदमी पैसा लगाता है वो बहुत ज़्यादा आजकल अपने हिसाब से चीज़ों को चाहता है, जिसकी वजह से फिल्में ख़राब हो जाती हैं। अब इनका कहना है कि फिल्में अगर ऐसे बनाते हो तो नहीं बनानी चाहिए, पर आदमी करे तो क्या करे। देखो, करियर के शुरुआत में हर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। देखिए, ये सब चीज़ें जिम जारमुश साहब बोल रहे हैं यूएस में बैठ के, अच्छी बातें सुनने में अच्छा लगता है, पर अगेन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम नहीं करता। प्रैक्टिकल वर्ल्ड ये कहती है और सच्चाई यही है कि शुरुआत के होते तक 3-4 पिक्चरों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ठीक है, आप ऐसा तरीका निकालो कि आपकी फिल्म अच्छी भी बन जाए और कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़े, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर आप फिल्म ही नहीं बनाओगे तो आप आगे जाओगे कैसे, जो पहले ये बता चुके हैं। तो फिल्म बनाना तो ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना भी ज़रूरी है। अगर प्रोड्यूसर आपको ऐसा मिला है, अगर आप नए डायरेक्टर हो, जाहिर सी बात है लोग आपको दबाएंगे, और अगर आप नहीं दबते हो तो वो कहेंगे मत करो पिक्चर, हम दूसरे बंदे को ले लेंगे। क्योंकि कमी तो है नहीं मार्केट में लोगों की, हर बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है, हर बंदा आजकल फिल्म स्कूल से निकल के आया, भर भर के फिल्म स्कूल भी खुले हुए हैं पूरे भारत में। तो कोई ना कोई किसी न किसी 3 महीने का डिप्लोमा, 1 महीने का डिप्लोमा, 2 महीने का डिप्लोमा करके 1 साल का कोर्स करके चले आए हैं। किसी ने 2 फिल्में असिस्ट की हैं और अब वो डायरेक्टर बनना चाहता है, लोग टाइम देना नहीं चाहते हैं। सो आप जाओगे दूसरा आ जाएगा। तो इसलिए ये रूल अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकल मुझे लगता नहीं है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, यूएस में होगा, यूएस में ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स में चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। बाप रे। रूल नंबर 4, फिल्म मेकिंग इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। इसके बारे में बहुत बात कर चुका हूँ। यू गेट द चांस टू वर्क विद अदर्स हुज माइंड्स एंड आइडियाज़ मे बी स्ट्रॉन्गर देन योर ओन। आप ऐसे लोगों के साथ ज़रूर काम करोगे जो शायद आपसे अच्छा सोचते हो, आपके अच्छे आइडियाज़ हों और काफ़ी नॉलेजेबल हों, और ऐसा अक्सर होता है सेट पे। और जेलेसी भी होती है, गुस्सा भी आता है ऐसे मोमेंट पे। मेक श्योर दे रिमेन फोकस्ड ऑन देयर ओन फंक्शन एंड नॉट समवन एल्सेस जॉब। तो ये भी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताई भाई साहब ने, एंड यू विल हैव अ बिग मैस। कई बार स्पॉट बॉय आके बताने लग जाता है कि सर ये शॉट इससे लेना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर का जो काम है, उसका काम है डायरेक्टर का असिस्ट करना। वो अगर आके डायरेक्टर को शॉट बताने लग जाए कि सर ऐसा करो, तो डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाएगा और नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार आप डायरेक्टर के दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल देते हो जो उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सो अगर सब लोग एक ही चीज़ करने लगेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कई बार तो मैं देखता हूँ डीओपी तक डायरेक्टर को शॉट बताने लग जाता है,
और डायरेक्टर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भैया अच्छा ये लेना था, अच्छा ऐसा लेना था। कई बार डायरेक्टर जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे नेचर के होते हैं, तो वो किसी को मना नहीं करते, वो कहते हैं मैं सबकी एडवाइस लेता हूँ। बट दैट इज़ द मोस्ट चूतियाटिक थिंग दैट यू कैन डू ऑन योर सेट्स। डू नॉट टेक एनीवन्स एडवाइस, नो मैटर वॉट नॉलेज यू हैव द स्क्रिप्ट, फॉलो दैट योर ओन थॉट प्रोसेस। कहीं भी आप किसी और की एडवाइस लेके कुछ भी गलत करोगे तो वो सिंक्रोनाइज नहीं होगी, वो कोहेरेंट नहीं होगी, वो उसका थॉट होगा। भले ही एट टाइम वो आपको अच्छा लग रहा होगा पर वो पूरी फिल्म के साथ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि एज अ डायरेक्टर आपने वो स्क्रीन पे हज़ारों बार पढ़ा है, तो आपको पता है कि फिल्म का मोमेंटम क्या होना चाहिए। बट ट्रीट ऑल कोलैबोरेटर्स एज इक्वल एंड विद रिस्पेक्ट। ऑफकोर्स इज्जत के साथ बात करो, वरना थप्पड़ मारोगे तो जेल हो जाएगी। अ प्रोडक्शन असिस्टेंट हु इज होल्डिंग बैक ट्रैफिक सो द क्रू कैन गेट अ शॉट इज नो लेस इंपॉर्टेंट देन द एक्टर्स इन द सीन, द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, द प्रोडक्शन डिजाइनर और द डायरेक्टर। ये बात सत्य है पेपर पे, पर रियल में कोई घंटा इज्जत नहीं होती है। उसको धूप में खड़ा रखते हैं चूतियों की तरह, और बाद में खाना खा रहा होता है वो गंदा सा। हायरार्की इज फॉर दोज ईगोज आर इन्फ्लेटेड और आउट ऑफ कंट्रोल, और फॉर पीपल इन द मिलिट्री दोज विद हुम। ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है, हायरार्की वायरार्की मेंटेन होती है बाकायदा, ऐसा नहीं होता है हायरार्की नहीं होती है। सब खाने तक अलग लगते हैं लोगों के और रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें ना वो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं। ये हायरार्की मेंटेन नहीं होनी चाहिए, पर हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए। अगर हायरार्की मेंटेन नहीं होगी किसी भी फील्ड में, मिलिट्री हो, आपका यूपीएससी हो, आपका सिविल सर्विसेज जो होता है, पुलिस हो, कहीं भी हो, हायरार्की मेंटेन नहीं होगी तो सब एक दूसरे कंधे में हाथ रख देंगे। ठीक है, कल को कांस्टेबल आकर डीजीपी से बोलेगा चल दारू पीने चलते हैं, तो वैसे चीज़ें नहीं होती। वो कभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कल को डीजीपी उसको बोलेगा जा वो काम करो, करेगा उसके साथ काम? नहीं करेगा। तो वो भी आपको थोड़ा सा रखना पड़ता है कि आप मन में रखो कि नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब इंसान है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पर अगर आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा छूट दोगे तो आप पे कंधे पे चढ़ेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको अपने ओहदे का सम्मान करना पड़ता है, और उसकी वजह से कई बार जो डायरेक्टर होता है वो किसी से बात नहीं कर पाता, अकेले अकेले रहता है। बट दैट्स द कॉस्ट ऑफ बीइंग एट द टॉप। जब आप टॉप पे होते हो तो आपका आइसोलेशन अपने आप आ जाता है, आप नहीं कर सकते सबसे बात। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजाक करोगे तो लोग सर पे चढ़ेंगे, और फिर बात में ऐसा मजाक करते हैं कि 2 घंटे मूड ख़राब रहेगा, फिर पलट के बोल भी नहीं पाओगे किसी को कुछ, समझ रहे हो। तो इसलिए ज़्यादा लोगों को सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है जब आप डायरेक्ट कर रहे हो। तो those with whom you choose to collaborate, if you make good choices, can elevate the quality and content of your film to a much higher plane than any one mind could imagine on its own. यस, कोलैबोरेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि वो अपना अपना काम अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आप उसमें उनकी हेल्प कर रहे हो, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं अपने अपने काम में, तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है। पर कई बार सेट पे मैंने ऐसा देखा है कि जो होते हैं ना, एक आदमी दूसरे के उसमें इंटरफेयर कर रहा होता है। साउंड डिज़ाइनर बोल रहा होता है अरे यार कैसा डीओपी है, कैसे शॉट ले रहा है। अबे तेरे से क्या मतलब है, तू अपने साउंड पे ध्यान देना, उसको एनहेंस करना है कि वो कैसे बेटर से बेटर हो सकता है। वो जो कर रहा है उसको करने दे, वो तो तू पोस्ट में देख ही लेना। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। डीओपी किसी और को गाली दे रहा होता है, प्रोडक्शन वालों को गाली दे रहा होता है, प्रोडक्शन वाले डायरेक्शन टीम को गाली दे रहे होते हैं, डायरेक्शन टीम वाले जो होते हैं वो एक्टर्स को गाली दे रहे होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं वो सबको गाली दे रहे होते हैं, वो बेसिकली सबको गाली देते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। इफ यू डोंट वांट टू वर्क विद अदर पीपल, गो पेंट अ पेंटिंग और राइट अ बुक, एंड इफ यू वांट टू बी अ फकिंग राइटर, आई गेस दीज डेज यू जस्ट हैव टू गो इनटू पॉलिटिक्स। दैट्स ट्रू एक्चुअली। मतलब फिल्म मेकिंग ऐसी आर्ट है जो कोलैबोरेटिव है। ऐसी मुझे लगता नहीं कोई और आर्ट है। स्कल्पचरिंग आप अकेले कर सकते हो, पेंटिंग आप अकेले कर सकते हो, राइटिंग आप अकेले कर सकते हो, सारी चीज़ें आप अकेले कर सकते हो। बट जब आप फिल्म मेकिंग करते हो तो वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, आपको लोगों के साथ करना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 5, नथिंग इज़ ओरिजिनल, स्टील फ्रॉम। अरे ये तो मैं 50 बार बता चुका हूँ, बहुत लोगों को मैं फ़ोन पे बता चुका हूँ कि भाई साहब ये सब फंडे भूल जाओगे, यूनिक बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, यूनिक आइडिया चाहिए। कुछ ओरिजिनल नहीं है दुनिया में, सब इधर उधर से उठाया गया, उसमें चेंजेस किए गए, और दिस इज़ हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड। स्टील फ्रॉम एनीवेयर दैट रेजोनेट्स विद इंस्पिरेशन ऑफ फ्यूल्स और इमेजिनेशन, डिवोर ओल्ड फिल्म्स, न्यू फिल्म्स, म्यूजिक, बुक्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, पोएम्स, ड्रीम्स, रैंडम कॉन्वर्सेशन, आर्किटेक्चर, ब्रिजेस, street science, trees, clouds, bodies of water, light and shadows. Select only things to steal from that speak directly to your soul. If you do this, your work and theft will be authentic. Authenticity is invaluable, originality is non-existent, and don't bother concealing your thievery, celebrate it if you feel like it. In any case, always remember what Jung Lugdard, जीन नहीं बोला जाता, यूं बोला जाता है। इट्स नॉट वेयर यू टेक थिंग्स फ्रॉम, इट्स वेयर यू टेक देम टू। ट्रू, उदास साहब ने बोला है तो सही बोला होगा।
गुजरात को मैं बहुत मानता हूँ, उनकी भी सारी फिल्म मैंने एक एक करके देखी थी, मतलब एक लाइन से देखी थी भाई साहब, बैठ के पिक्चरें पक गया था मैं। वीकेंड में तो एक शॉट था जो कि भाई साहब 15 मिनट लंबा था, जिसमें कारें दिख रही थी, कुछ हो नहीं रहा था, लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं। तो गुजरात की फिल्म मुझे उस टाइम अच्छी लगती थी, तो गुजरात ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। अपनी पहली फिल्म मैंने इसलिए इतने स्लो शॉट्स लिए थे क्योंकि गुजरात भी स्लो शॉट्स लेता था, लंबे शॉट लेता था, तो मैं भी भाई सब ट्राई कर रहा था। हक दिया मैंने, गलती हो गई, खैर कोई बात नहीं, इतना भी कॉपी नहीं करते। हालांकि मैंने बहुत ब्लिटेंटली कॉपी किया था, गाय रिची को कॉपी किया था, टेरेंटिनो को कॉपी किया था, गोदात को कॉपी किया था, बिली विल्डर को कॉपी किया था। बहुत सारे इंस्पिरेशन थे मेरे दिमाग में जब मैं अपनी पहली फिल्म सेकंड फिल्म बना रहा था। जब भी मैं ये सब कुछ करता हूँ तो ये सब रहता ही है। तो इनिशियली मैं बहुत अवॉइड करता था ये सारी चीज़ें कि मैं कॉपी नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ज़रा सा भी कुछ होता था मेरे को ना एक्यूजेशन लगता था कि यार किसी ने कुछ बोल दिया तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कोई केस तो नहीं कर देगा, ये तो नहीं कर देगा, वो तो नहीं कर देगा। बट द थिंग इज़, over the time when I read books about the biographies of a lot of creative people, big ad film directors, ad film advertisers, copywriters, and film directors, writers, they all copy, they all get inspired. You cannot create anything original. See, you have to create anything, you need to have something, and to have something you have to read a lot, you have to gather the knowledge, and that's how you create. So you have to move the humanity forward, and humanity cannot move forward every time from zero. हर बार जीरो से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप जो अभी तक लोगों ने किया है उसी को एमलगमेट करते हो, उसके बाद आप नया कंटेंट क्रिएट करते हो। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ ब्लिटेंटली कॉपीइंग एनीथिंग, बट कॉपी अपने स्टाइल में करो, ठीक है। ये नहीं कि एकदम संजय गुप्ता की तरह आपने सीन बाय सीन वैसे ही शूट करना शुरू कर दिया, नहीं, अपने स्टाइल में कॉपी करो। आपको किताब कॉपी करनी है, आपको कुछ भी कॉपी करना है, जस्ट कॉपी दैट थिंग। तन्मय भट्ट को देखो, प्यूडीपाई के वीडियोस को एज इट इज़ कॉपी करके वो भाई साहब आज टॉप यूट्यूबर ब्लॉगर बना हुआ है। मैं नहीं कर पाता क्योंकि मुझे उतना फिर एडिट करना पड़ेगा, उतना फिर मेरे से मेहनत होती नहीं है। और मेरा भाई मुझसे कहता है कि तुम कैरी मिनाती की तरह गाली क्यों नहीं बकते हो, बकवास करो वैसे, क्योंकि मैं रियल लाइफ में इतना सीरियस नहीं हूँ, मतलब रियल लाइफ में बहुत बकवास करता हूँ मैं, तो गाली बहुत निकलती मेरे मुँह से। अब कम कर दी मैंने, पहले जो सेट पे रहता था तो गाली बहुत निकलती थी मुँह से, तो फिर वो आदत पड़ गई थी। तो एनीवेज, तो मेरा भाई कहता है कैरी बनाती तरह तुम क्यों नहीं रोस्टिंग वीडियोस बनाते हो, पर क्यों पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता बनाने का। तो फिर मैं सोचता हूँ यार यही सब पिक्चर बनाता हूँ, थोड़ा सा बच्चे इज्जत करते हैं थोड़ा सा इस पे यूट्यूब पे, तो फिर लगता है कि सोचेंगे कि ये क्षितिज भाई क्या कर रहे हैं, मतलब कैरी बनाती तरह किस तरह के रोस्टिंग वीडियोज़ बना रहे हैं। तो नहीं बनाता मैं उस तरह के वीडियोस, और अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छी लगती है कि बच्चे जब सुनते हैं जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें, और उससे उनकी लाइफ चेंज होती है, और वो बताते हैं कि सर हमको बताने वाला कोई नहीं था। देन आई फील कि चलो ठीक है, किसी की हेल्प करी, अच्छा किया। एंड सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए अगर लोगों को हेल्प मिल रही है इससे। और मैंने देखा है कि फिल्म मेकिंग के बहुत सारे चैनल हैं नहीं, और जो हैं भी ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकिंग के चैनल है जो फर्जी बकवास करते रहते हैं, मतलब कि उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, वो बैठे बैठे बकवास कर रहे हैं, और को इंडस्ट्री में उन्होंने देखा भी नहीं, उनको ये भी नहीं पता ऑडिशंस होते कैसे हैं, वो एक्टिंग सिखा रहे हैं बैठे हुए। एंड एनीवेज वो आपका है, आप लोग देखो ना देखो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, सबके चैनल चलते रहना चाहिए, सबका धंधा चलता रहना चाहिए, सबके पैसे आते रहने चाहिए। सो दीज आर द 5 रूल्स ऑफ जिम जारमुच, एंड आई होप यू लाइक देम। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर नहीं अच्छे लगे तो फिर मैं क्या करूँगा, मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ, 22 मिनट 23 मिनट के वीडियो बना रहा हूँ, PPT बना रहा हूँ, अब इसके बाद भी अच्छे लगते हैं तो फिर भाई साहब एक काम करो, अनसब्सक्राइब करो, 2 चैनल देखो जो दूसरे लोग बनाते हैं, ठीक है भाई, चैनल मत आओ भाई, इतनी मेहनत कर रहा है, कम से कम सब्सक्राइब करो, कम से कम शेयर करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।